नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप NCERT जो पैटर्न है उसको जो आपको करना पड़ेगा। भले ही आप UPSC की तैयारी करें, भले ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, लेकिन आपको के लिए NCERT का जो भी पाठ्यक्रम है वो SST का है, वो विज्ञान का है, सारी जो चीज़ें हैं NCERT वाली, अंग्रेजी है, सारी चीज़ें वो आपको पढ़नी पड़ती है क्योंकि वहां से वो बेस है और वहीं से जो आगे चीजें बढ़ करके आती हैं वो आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से वो आपसे पूछी जाती हैं। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमें एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपने जरूर एनसीईआरटी पढ़ी होगी, किसी ना किसी माध्यम से पढ़ी होगी। और आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसमें जो भी आपका रहता है, जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो सारे के सारे छोटे से लेकर बड़े से बड़ा क्वेश्चन तक जो है वो जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने प्रश्न बनने की संभावना होती है वो हम चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 6 से। तो भूगोल का जो कक्षा 6 का जो चैप्टर है पहला, इस चैप्टर में हम जो है वो आज करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, भूगोल का पहला चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर हम जो है यहाँ से जितने इस पार्ट से प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो ये फटाफट में, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, फटाफट में शुरू करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है और प्रश्न क्या है ये आपने देख लिया। प्रश्न है, पृथ्वी को किस ग्रह का जुड़वां ग्रह माना जाता है? सामान्य सा प्रश्न है। देखिए, आप ये कहेंगे कि इतना आसान प्रश्न क्यों है, तो जितने जिस लेवल के प्रश्न बन रहे हैं वो सारे के सारे हमने इस आज के नहीं बल्कि ये पूरी सीरीज के अंदर जो हमने ये डालने का प्रयास किया। यानी कि जितने छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा प्रश्न जितने बनते हैं वो भले ही आसान है, लेकिन वो सारे के सारे हमने शामिल करने का प्रयास किया है। देखिए, एक सामान्य सा प्रश्न है कि पृथ्वी को किस ग्रह का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। तो देखिए, जुड़वां ग्रह की बात आती है तो जुड़वां ग्रह जो है वो किसको कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। ये जो चीजें हैं ये आपको मिलेंगी, कहां मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी क्लास 6 क्लास की जो एनसीईआरटी की एसएसटी की भूगोल की जो बुक है, भूगोल की जो बुक है उस पुस्तक के अंदर आपको ये एक एक वन लाइनर के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो देखिए, आपने इसमें पढ़ेंगे तो आपको पृथ्वी का सबसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह यानी कि पृथ्वी के आकार में, पृथ्वी के तरह ही जो ग्रह वो कौन सा है, तो वो है आपका शुक्र ग्रह है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको आसानी से इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए अगला, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? देखिए, ये सारी चीजें, ये जानकारी आपके छठी क्लास के जो भूगोल का बुक है, पहला पाठ है, उसके अंदर इस तरह का एक जो है वो दी हुई है, एक सारणी दी हुई है, और उस सारणी के अंदर जो है आपको सभी ग्रहों का जो है एक परिक्रमण काल, यानी कि अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसका कितना समय लगता है, अपने अक्ष पर यानी कि एक दिन जो होता है वो घूर्णन काल है वो कितना होता है, ये सारी चीजें जो है वो आपके उसमें आपको मिलने वाली है। यानी कि वहां पर आपको एक पेज के अंदर इस तरह से सारे ग्रहों की आपको दी हुई है, तो वो सारी चीजें आपके एग्जाम में वहां से पूछी जाती हैं। तो प्रश्न आपका, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में पूरा कर लेता है? देखिए, अब आपके लिए समझना जरूरी ये हो जाता है कि परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है। परिक्रमण और परिभ्रमण, देखिए इसको आप परिक्रमण को एक को समझ लीजिए, परिक्रमा। देखिए, जो मंदिर होता है, मंदिर के अंदर जो है, मान लीजिए ये मंदिर है, ये गेट है, ये मूर्ति वाला स्थान है, गर्भगृह है, इसके चारों ओर जो है वो इस तरीके से परिक्रमा करने का जो एक पथ होता है, परिक्रमा पथ बोलते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि मंदिर के अंदर बीच में जो मूर्ति है उस मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या समझेंगे, इसमें आप समझेंगे कि ये बीच में जो है वो ये क्या है, सूर्य है, और जो ग्रह जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उस परिक्रमा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, यानी परिक्रमा करना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति जो होती है किसी भी ग्रह की वो कहलाती है परिक्रमण। और दूसरी परिभ्रमण क्या होती है? परिभ्रमण होती है जो अपनी ही जगह एक ही जगह जो घूमता है, अपनी जगह एक ही जगह पर अपने अक्ष के ऊपर, अपने पॉइंट के ऊपर जो घूमता है उसको हम कहते हैं परिभ्रमण गति, या इसको क्या कहते हैं, घूर्णन भी कहते हैं, घूर्णन गति। ठीक है, तो घूर्णन गति जो होती है उससे क्या होता है, किसी भी ग्रह के दिन और रात जो होते हैं, और परिक्रमण गति से, परिक्रमा जो करता है उस परिक्रमण गति से क्या होता है, उससे ऋतु परिवर्तन और वर्ष जो होता है, साल जो बदलता है वो परिक्रमण गति से होता है। या फिर ये कहें कि उसका जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है, तो वो परिक्रमण गति के कारण होता है। ये प्रश्न भी आता है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति का परिणाम क्या होता है, तो परिक्रमण गति का परिणाम होता है ऋतु परिवर्तन या उसमें साल बदलना, और परिभ्रमण या घूर्णन गति का क्या होता है, दिन और रात का बनना। तो इसमें क्या पूछा आपसे, शुक्र ग्रह के बारे में पूछा है। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो शुक्र ग्रह का जो है परिक्रमण पूरा होता है, परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर, यानी परिक्रमण को कह सकते हैं एक वर्ष,
जो सूर्य का शुक्र ग्रह का एक वर्ष है वो कितने टाइम का होता है, तो वो होता है 255 दिन का। आप इस सारणी में देखेंगे, बुक के ऊपर दिया हुआ है, तो वहां से आप जो है देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास नहीं है ये चीजें, आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है, तो आप कहां से ले सकते हैं, आपको गूगल में जाकर के सर्च करना होगा एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स आप सर्च करेंगे तो ऊपर books.ncert.nic.in आपको वेबसाइट मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट। वहां जाएंगे तो आपको इस तरीके से बॉक्सेस मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा कि आप क्लास को चूज करें, फिर ठीक है उसके बाद जो आपको बुक का नेम जो मिलेगा, ठीक है बुक का नेम मिलेगा, और फिर जो आपको गो का ऑप्शन इस तरह कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है, एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्लास आपने चूज कर ली, फिर आपका सब्जेक्ट आता है यहाँ कि कौन से सब्जेक्ट की, क्योंकि एसएसटी है तो एसएसटी में 3-4 वो लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में बुक का टाइटल आता है, यानी बुक का टाइटल। अब बुक का टाइटल जो है उसमें आपका हिंदी मीडियम भी मिलेगा, आपको इंग्लिश मीडियम का मिलेगा, उसमें उर्दू मीडियम का भी मिलेगा। तो आपको जो हिंदी मीडियम वाला है, तो जैसे इसमें आपको पुस्तक का मिलेगा हमारा परिवेश, ठीक है, इस प्रकार से हमारा परिवेश नाम से, तो आप जो है वो पुस्तक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करके आगे गो का बटन होगा, उस पर जाएंगे तो आपको विंडो के इस साइड में आपको यहाँ जो है चैप्टर वाइज मिलेगी, यानी कि यहाँ जो भी आपका 1 से 10 तक लेसन है वो मिलेगा, और लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड कंप्लीट बुक, ऐसा करके। तो वहां से आप चाहें तो इसमें जिप फाइल मिलेगी, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, या चैप्टर वाइज आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये तो था आपको बुक कैसे मिलेगी उसका प्रोसेस। तीसरा प्रश्न है हमारा, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है। शनि ग्रह है उसकी चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, तो एक प्रश्न आपको यहां बता देता हूं कि शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं, ठीक है। शनि ग्रह के चंद्रमाओं की, चंद्रमा का मतलब क्या है, उपग्रह। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार से शनि के जो उपग्रह हैं वो कितने हैं, तो ये पॉइंट आ जाता है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो वो शनि के हैं। कितने हैं, यानी कि ऑप्शन आपके पास है 30 से अधिक, 25, 16 से कम, या 27, तो आपके 30 से अधिक है। यानी कि कुल मिलाकर के अभी तक जो ज्ञात हैं उसमें 142 हैं। अभी तक अगर बात करें तो शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या अभी तक जो ज्ञात की जा चुकी है 142 जो है वो ज्ञात की जा चुकी है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो है वो शनि की है, 142 उपग्रह कह सकते हैं अभी तक जो है वो ज्ञात है वो शनि ग्रह के, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस ग्रह के उपग्रह सर्वाधिक है, तो वो शनि के हैं 142। अगला प्रश्न है, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग, ये आपसे पूछा लगभग दूरी, क्योंकि देखिए ये चीजें ऐसी हैं जो एग्जैक्ट नहीं हो सकती, ये आपके अनुमान में ही होती हैं, ठीक है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है, 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, या 15 करोड़ किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसकी जो दूरी है वो आपको बता देता हूं मैं कितनी है। तो यहाँ की जो दूरी है इनके बीच की, वो दूरी आपकी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब एक बात तो ये क्लियर होगी कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, ठीक है। अब देखिए एक ग्रह, मान लीजिए एक है सूर्य, ठीक है, और दूसरा है पृथ्वी, ठीक है। तो आप इसकी जो दूरी मापते हैं वो किस मेथड से मापते हैं, यानी कि इसका जो मापक है वो क्या है, जो यूनिट है वो क्या है, तो इसको मापते क्या है, उसको मापते हैं प्रकाश वर्ष में, ठीक है। प्रकाश वर्ष में, किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में। अब प्रकाश वर्ष क्या है, एक इकाई है, एक यूनिट है। जैसे दूरी को मापने के लिए मीटर होता है, उसी प्रकार दो ग्रह हैं या दो भी कोई भी खगोलीय पिंड हैं दो, उसको हम मान सकते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा को मान सकते हैं, सूर्य से पृथ्वी को मान सकते हैं, सूर्य से शुक्र को मान सकते हैं। किसी भी ग्रह से, किसी उपग्रह को, किसी भी दूसरे जो पिंड है आकाशीय पिंड, उनको अगर मापना है, उनकी दूरी को मापना है, तो उसको जो मापने की यूनिट है ये पूछी जाती है, तो वो यूनिट क्या है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष कैसे, कि प्रकाश कितनी दूरी कितने टाइम में तय करता है, उसके आधार पर ये मापी जाती है। दूसरी बात, प्रकाश के आधार पर, गति के आधार पर, तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश की गति क्या है। तो प्रकाश की गति की अगर बात करें, प्रकाश की गति, यह भी प्रश्न आएगा आपका, ये याद रखना कितना है, प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बताई गई है। तो ये जो है प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये आप इस हिसाब से जो है आप कर सकते हैं, इनकी जो दूरी इनके आधार पर, प्रकाश की गति के आधार पर मापी जाती है। ये प्रश्न अगर आपका आता है तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य एक है, क्या है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है।
तो हम जब शुरू करेंगे छठी क्लास के एक बुक को शुरू करेंगे, सबसे पहला शब्द, पहली लाइन यही आती है, सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। आप एक तरीका बता देता हूं, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। आपका, आप बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी की बुक, आपको रटना कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इतना करना है, आप बुक को खोलें, एक लाइन पढ़ी तो आप माइंड के घोड़े दौड़ाएं, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं कि यहां से एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछ सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस किस प्रकार से पूछ सकता है, वो चीज आपके माइंड में अगर आप लेके चलोगे, भले ही आपका आधे घंटे में एक पाठ पढ़ा जाए, एक घंटे में एक पाठ पढ़ा जाए, लेकिन इस तरीके से आप अगर पाठ को पढ़ते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं, आप कभी, ठीक है। तो ये देखिए, सूर्य क्या है? एक प्रकार का, सूर्य एक तारा है। कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? कृत्रिम पिंड देखिए, एक क्या होता है, एक होता है आपका प्राकृतिक, क्या होता है? एक होता है आपका प्राकृतिक, दूसरा क्या होता है? कृत्रिम। यानी प्राकृतिक जो प्रकृति से निर्मित है, प्राकृतिक जो प्रकृति से निर्मित है, नेचुरल जिसको हम कहते हैं, और कृत्रिम जो है कौन सा होता है? कृत्रिम को कहते हैं मानव निर्मित। क्या कहते हैं? मानव निर्मित। तो इन शब्दों के हेरफेर को समझना जरूरी होता है एग्जाम में। कई बार क्या होता है, शब्द के ऊपर से हम छलांग लगा जाते हैं, शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते और ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जैसे एक बार रीट 2018 में क्वेश्चन आया था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है, और पहला ऑप्शन उसमें क्या था? चेतक। तो लगभग लोगों ने, वो बहुत सारे लोगों ने गलत किया, क्योंकि उसमें क्या एग्जाम में क्या पूछते हैं नॉर्मली? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, और पहला ऑप्शन दे दिया। माइंड सेट देखिए एग्जामिनर ने क्या माइंड लगा के, क्योंकि भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको चेतक का नाम पता नहीं होगा, लेकिन बंदे ने ऐसा नहीं जानने का, उसने जानने का यह प्रयास किया एग्जाम में कि सामने वाला पढ़ता कितने ढंग से है। तो प्रश्न को पढ़ना ढंग से जरूरी होता है। तो कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? तो जो मानव निर्मित उपग्रह, ग्रह, उल्कापिंड, उल्काएं। देखिए उल्काएं जो होती है प्राकृतिक होते हैं, उल्कापिंड होते हैं प्राकृतिक होते हैं, ग्रह जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, लेकिन मानव निर्मित ग्रह, मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं, ये उपग्रह जो है ये क्या है? मानव निर्मित, ये क्या है? कृत्रिम पिंड होते हैं। जैसे अपना शिक्षा विभाग का जो एजुसेट है, वो हमारा सौरमंडल भाग है किसका? हमारा सौरमंडल किसका भाग है? नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का, इनमें से कोई नहीं। हमारा सौरमंडल जो है वो किसका भाग है? तो हमारा सौरमंडल मिल्की वे का भाग है। मिल्की वे है क्या असल में? मिल्की वे एक आकाश गंगा है। क्या है? मिल्की वे एक आकाश गंगा है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जी शेयर कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो आपने पढ़ा है उसमें पढ़े में आपको कितना याद है। मैं ये कहूंगा कि अगली वीडियो देखने से पहले आप छठी क्लास के भूगोल का लेसन नंबर 2 जरूर पढ़ के हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप पहला लेसन आप छठी क्लास का भूगोल का आप जरूर पढ़ें, ताकि आपको उसके बाद में ये पता चले कि किस किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। यहां प्रश्नों को देखेंगे आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, आप पाठ को पढ़ने के बाद में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये चीजें एग्जाम में आती है। और आगे मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए हमारा सौरमंडल जो भाग है वो किसका? मिल्की वे का। मिल्की वे की क्या है? मिल्की वे है आकाश गंगा, जिसको हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं। दुग्ध मेखला कहते हैं। ये आपको, ये सारे वर्ड आपको किताब में मिलेंगे। दुग्ध मेखला कहते हैं, यानी मिल्की वे ट्रांसलेट हिंदी में करें दुग्ध मेखला। ये क्या है? एक आकाश गंगा है, और एक आकाश गंगा में जो है लाखों तारे होते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, इसका भी एक पूरा परिवार है सौरमंडल जिसको कहते हैं। वैसे ही जो आकाश गंगा, एक आकाश गंगा होती है, उसके अंदर लाखों तारे होते हैं, यानी कि लाखों तारों का मतलब एक कह सकते हैं, उनका भी एक सूर्य हो सकते हैं, लाखों सूर्य होते हैं उसमें, और उनका अपना जो है वो एक सिस्टम होता है। जैसे सूर्य का सौर परिवार है वैसे ही, और हमारा जिसमें हम जिस ब्रह्मांड के अंदर जिस आकाश गंगा में रह रहे हैं उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। तो हमारा जो सौरमंडल है वो मिल्की वे का एक भाग है, यानी कि ये कह सकते हैं कि मिल्की वे के अंदर लाखों सौरमंडल है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मिल्की वे में लाखों सौरमंडल है। सौरमंडल का मतलब एक सूर्य और उसके जो पूरा परिवार जो है, उसके ग्रह और उपग्रह आदि। अगला देखिए, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? प्रश्न देखिए उससे एडवांस आ गया। पहला क्या था? शनि के उपग्रह कितने थे? तो शनि के उपग्रहों की अगर बात करें कितने थे? अभी तक 142 ज्ञात हैं। वो तो ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन जो हमें ज्ञात है, जो हमें पता है, वो अभी तक कितने हैं? वो 141 है। ठीक है। उसके बाद में पूछा है कि शनि के बाद सबसे अधिक, शनि के बाद इन दूसरा नंबर किसका आता है? बुध। तो बुध का है ही नहीं, बुध का है नहीं। शनि के जो है वो आपको बता दिए 142 हैं,
ठीक है। और मंगल की बात करें 2 हैं, मंगल के कितने 2 हैं। और यूरेनस के कितने हैं, यूरेनस के 28 हैं। यानी ये कह सकते हैं कि पहले नंबर पर जो है उपग्रहों की संख्या सबसे पहले शनि है 142, उसके बाद में दूसरे नंबर पर यूरेनस है 28 है। यानी यूरेनस के 28 चंद्रमा है, शनि के 142 चंद्रमा है, 142 उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल के 2 हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने समय में करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है। तो ये जो है बड़ा शानदार प्रश्न है। चंद्रमा एक चक्कर, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी चंद्रमा का एक जो महीना होता है वो कितने दिनों का होता है, ये 27 दिन। ठीक है, अगर यहां पर ये 27.5 दिन होता तो भी जो है राइट होता आपका 27 दिन। ऑप्शन है हमारे पास, जो सबसे नियर बाई है वो आपका 27 दिन में है। ठीक है, 365 दिन में जो है वो कौन लगाता है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, लेकिन चंद्रमा जो है वो 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। अब देखिए, चंद्रमा लगाता है 27.5 दिन में, इसीलिए अगर आपने हिंदू कैलेंडर देखा होगा तो उसमें आपको दिनों की संख्या में क्या होता है, कई बार जो है वो वृद्धि हो जाती है किसी तिथि में, है ना। कई बार कहते हैं ना कि ये सप्तमी है, सप्तमी डबल हो गई। कई बार क्या होता है, षष्ठी जो है, षष्ठी के बाद में सीधा अष्टमी आ जाती है, सप्तमी बीच से उड़ जाती है। तो ये क्या होता है, ये 27 दिन का जो सर्कल होता है चंद्रमा का, चंद्रमास जिसको हम कहते हैं, ये चंद्रमास जो है वो पूरा करने के लिए, ये चंद्रमा का एक महीना पूरा करने के लिए इसको तिथियों को बीच में से कई बार उड़ा दिया जाता है और कई बार जो है वो डबल भी कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसी कारण ये 27.5 दिन का जो नक्षत्र मास बोलते हैं, इसको 27.5 दिन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नक्षत्र मास। क्या बोलते हैं, नक्षत्र मास बोलते हैं। नक्षत्रों का जो एक महीना होता है उसको नक्षत्र माह, नक्षत्र मास कहते हैं। ये आपका 27 या 27.5 जो भी ऑप्शन आपका हो उनमें से एक जो भी आपका नियर बाई है वो आपका बनेगा। ठीक है, चंद्रमास, इसको साथ में क्या कहते हैं, इसको चंद्रमास भी कहते हैं। तो 27.5 दिन वाले को चंद्रमास भी कहते हैं, चंद्रमा का महीना। अगला प्रश्न, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वीडियो के साथ में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और वहां से आप जो है वो देख सकते हैं, हमारे लिंक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ग्रुप के अंदर इस पूरी की पूरी जो ये फाइल होगी, मतलब ये पूरे बोर्ड की वो फाइल आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार टीचिंग एग्जाम के अंदर बहुत बार ये पूछा गया है। क्यों होता है चंद्रमा, देखिए चंद्रमा जो है 2 गतियां होती हैं, एक तो चंद्रमा की घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन गति, और एक है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति यानी कि सूर्य जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, उसको परिक्रमण गति कहते हैं। और घूर्णन गति, चंद्रमा की जो दोनों गतियां हैं, यानी कि एक दिन जो होता है वो और एक पूरा चक्कर जो होता है वो, दोनों का ही समय क्या है, दोनों का ही समय 27.5 दिन है, दोनों का समय बराबर है। इसलिए क्या होता है, जितना वो पृथ्वी के इधर घूमेगा उतना ही वो अपने अक्ष पर भी घूम जाएगा। इसी कारण से हमेशा चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। हमेशा आप देखेंगे चंद्रमा का, केवल आप भले ही आप प्रथमा तिथि को देखें, प्रतिपदा को देखें, भले ही आप पूर्णिमा को देखें, भले ही आप सप्तमी को देखें, आपको चंद्रमा का एक ही पार्ट, हमेशा एक ही हिस्सा जो है वो दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, उसकी घूर्णन और परिक्रमण गति। घूर्णन गति अपने अक्ष पर घूमने की गति, यानी कि उसका एक दिन, और पूरा जो है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी उसका पूरा एक महीना। ठीक है, यानी जो वो होता है वो सारा का सारा महीना, क्या है उसका एक साल कह सकते हैं चंद्रमा का, वो सारा का सारा जो है वो बराबर होता है, दोनों का समान होता है, 27.5 डिग्री है। इसीलिए जो है हम क्या है, एक ही हिस्सा देख पाते हैं चंद्रमा का, चंद्रमा की एक ही साइड, इसलिए देख पाते हैं। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है। तो भाई पृथ्वी का उपग्रह जिसके हम बात कर रहे थे, मंगल बुध चंद्रमा, तो मंगल क्या है, ये एक ग्रह है, बुध भी एक ग्रह है, तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, और एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न है, यानी कि संभावित जो भी यहां संभावित जो प्रश्न थे वो सारे के सारे हमने डालने का प्रयास किया। तो पृथ्वी पर जीवन ही, केवल जीवन एक ही ग्रह पर संभव है, वो है पृथ्वी। अगला, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। ये हमारे सूर्य देव हैं, ये हमारे कौन से हैं, ये सूर्य देव हैं। ये सूर्य देव है, ठीक है। दूरी के हिसाब से यानी सबसे नजदीक कौन सा है, तो सबसे नजदीक कौन है, तो सबसे नजदीक है बुध।
ठीक है, फिर कौन है, फिर है शुक्र, फिर कौन है, फिर है पृथ्वी, फिर कौन है, फिर है मंगल, है ना, फिर बुध को छोड़ दो, फिर कौन है, बृहस्पति, बृहस्पति, फिर शुक्र को छोड़ दो, फिर कौन है, शनि। ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, और फिर आता है आपका अरुण, और फिर आता है वरुण, यानी वरुण को हम कहते हैं नेपच्यून, क्या कहते हैं, नेपच्यून, और अरुण को हम क्या कहते हैं, यूरेनस, यूरेनस। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे जो पृथ्वी के सौरमंडल में ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या कुल कितनी है, 8 है। सबसे नजदीक है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अब याद रखने का तरीका क्या है, देखिए बुध है, आप बुधवार से शुरू कीजिए, और ठीक है, और बुधवार से शुरू करेंगे तो बृहस्पतिवार को छोड़ दीजिए, आगे शुक्रवार हो गया, फिर शनि को छोड़ के रविवार आता है, रवि तो सूर्य होता है, रवि की जगह पृथ्वी को रख लेते हैं हमारा ग्रह। ठीक है, फिर सोमवार को छोड़ के मंगलवार आता है, ठीक है, फिर मंगल को छोड़ के बुधवार आता है, बुधवार को छोड़ के मंगल को छोड़, बुधवार को छोड़ करके बृहस्पति आता है, बृहस्पति फिर शुक्र छोड़ के शनिवार आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक दिन छोड़ दीजिए, एक दिन आगे बढ़ाते रहिए, तो इस प्रकार आपका पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार है। बुध से शुरू, फिर बृहस्पति को छोड़ दिया, शुक्र, फिर शनि को छोड़ दिया, फिर पृथ्वी यानी सूर्य आना था, संडे आना था। ठीक है, रविवार, रविवार तो सूर्य रवि खुद है, तो फिर रवि की जगह पृथ्वी रख लिया, फिर पृथ्वी संडे की जगह, फिर सोमवार छोड़ के मंगलवार, फिर बुध छोड़कर बृहस्पति, शुक्र छोड़कर शनिवार, और फिर अरुण और वरुण। अब देखिए इनके दोनों के नाम में गड़बड़ होती है, अरुण और वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। तो यूरेनस अरुण, यानी कि आप देखिए यहां से यूरेनस जो है, यू आप ये कहें, यू से शुरू होता है। यू क्या होता है, एक स्वर होता है। ठीक है ना, याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। यू जो है वो आपका अंग्रेजी में स्वर होता है, और ए जो है वो हिंदी में स्वर होता है, यानी कि स्वर जिसका नाम स्वर हिंदी में शुरू स्वर है, वही अंग्रेजी में भी स्वर है, वोवल है। ठीक है, वरुण जो है वह क्या होता है, व्यंजन है, तो एन भी व्यंजन है, तो व्यंजन व्यंजन वाला और स्वर स्वर वाला। ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो इस प्रकार से आप अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, इस प्रकार इनका क्या होता है। अभी पिछला प्रश्न आया था, यूरेनस जो है दूसरे नंबर पर जिसके उपग्रह ज्यादा हैं किसके हैं, तो वहां पर अरुण और वरुण दोनों दे देते तो कंफ्यूजन हो जाता आपको, है ना, एग्जामिनर दे भी सकता है। तो आपको इनका अंग्रेजी और हिंदी वाला दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बुध है, बुध को क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, शुक्र को क्या कहते हैं, विनस कहते हैं, पृथ्वी को जो है वो अर्थ कहते हैं, मंगल है इसको मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, और शनि को क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बता दीजिए इतना तो। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है, सूर्य की दूरी के हिसाब से जो है पृथ्वी का नंबर कौन सा है, तो पहले नंबर पर, दूसरे पर पृथ्वी है, तीसरे पर पृथ्वी कौन से नंबर पर है, तो ये तीसरा नंबर है। भू शु प्री मम वृष है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं। देखिए क्या होता है, सौर परिवार यानी कि सूर्य, सूर्य प्लस उसका परिवार, सूर्य और उसका परिवार। ठीक है, ये बहुत सारे हो जाते हैं, ये बहुत सारे होकर के क्या बनता है, तो फिर बनती है एक आकाश गंगा। क्या बनती है, आकाश गंगा बनती है। ठीक है, जैसे हमारी आकाश गंगाएं, और लाखों आकाश गंगाएं, लाखों आकाश गंगाएं हो जाती हैं, यानी कि बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, तो वो मिलकर के क्या करेंगी, वो मिलकर के क्या करेंगी, वो किसका निर्माण करेंगी, तो वो ब्रह्मांड का निर्माण करेंगी, ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो वो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अगला, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, निहारिका या मंदाकिनी। देखिए भाई क्या होता है कि भाई ये सूर्य है, सेंटर में है, इसके चारों ओर अनेक ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रास्ते के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इन ग्रहों के बीच में, ग्रहों की संख्या कुल कितनी है, 8 ग्रह हैं। ग्रह कितने हैं, 8। लेकिन इन ग्रहों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जो स्वतंत्र रूप से किन्हीं ग्रहों के बीच में से होते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर वो भी लगा रहे, तो उनको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, निहारिका और मंदाकिनी, तो उनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। यानी कि क्षुद्र ग्रह क्यों कहते हैं, ग्रह की परिभाषा, ग्रह की परिभाषा क्या है, 2003 के अंदर जो एक बैठक होती है, ठीक है, कहां होती है, वो होती है रियो डी जेनेरो।
अभी यहाँ पर एक खेल हुए थे, कमेंट करके बताना रियो डी जेनेरो में कौन से खेल हुए थे। रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर है, ठीक है, ब्राजील की राजधानी है शायद, ठीक है। तो यहां पर एक 2003 में एक बैठक होती है, उस बैठक के अंदर ये जो ग्रह हैं, इन ग्रहों की परिभाषा तय होती है कि किन किन को ग्रह माना जाएगा। उसके अंदर सबसे प्रमुख जो कंडीशन है वो क्या है कि इनका ग्रह का अपना स्वयं का रास्ता होना चाहिए, स्वयं का पथ होना चाहिए। पथ का मतलब समझ रहे ना, एक कक्षा होनी चाहिए जिसके अंदर कोई दूसरा उसमें आता नहीं हो, यानी वो किसी दूसरे के रास्ते में ना आता, उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए, प्रॉपर जो है एक रास्ता होना चाहिए। जैसे ये सूर्य है तो ये रास्ता जो है ये मान लीजिए बुध का है, ये जो है शुक्र का है, तो ये प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो शुक्र वाला है इसके अंदर जो है इसके अंदर से कोई और तीसरा चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो इस नियम को फॉलो नहीं करता वो क्या होगा, वो ग्रह से श्रेणी से बाहर हो जाएगा। तो ये 2003 जो था, इससे पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9 ग्रह थे। ग्रह कितने थे, 9 थे। लेकिन इस बैठक में जो ये काम हुआ, ये परिभाषा तय हुई, तो इस परिभाषा के आधार पर यह तय किया गया कि जो आपका सबसे लास्ट वाला जो था, यानी कि अरुण वरुण और उसके बाद में एक ग्रह और था जिसको हटा दिया था, क्योंकि वो ग्रह जो है वो कंडीशन पूरी नहीं कर रहा था, ठीक है। वो कंडीशन पूरी किसकी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका रास्ता जो था वो वरुण वाले रास्ते के बीच में आता था, यानी कि वरुण का जो रास्ता था उस वरुण वाले रास्ते के अंदर जो है वो ऐसे तो था, ठीक है, लेकिन ऐसे उसके रास्ते को काट रहा था। तो उसका नाम था प्लूटो। क्या नाम था, प्लूटो था। तो 2003 में जब नई परिभाषा तय हुई तो उस परिभाषा में कहा प्लूटो जो है वो वरुण वाले रास्ते को काट रहा है, यानी वरुण तो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन ये कभी जो है वो बीच में से, इसके रास्ते के बीच में से आता है, तो हो सकता है कभी ना कभी ये टकरा जैसे जो भी है, मतलब फ्यूचर की बात। उस आधार पर यह तय किया गया कि प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। ये बात आप इस पाठ में आपने पढ़ी होगी, ठीक है, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लेना। तो प्लूटो को 2003 में बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो इनके बीच में, इन ग्रहों के बीच में जो ग्रह हैं, इनके बीच में छोटे छोटे बहुत सारे पिंड जो है वो चक्कर लगा रहे सूर्य के चारों ओर। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई है, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई, ये मान लीजिए पृथ्वी है तो इसका कितना भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, आधा भाग ढका हुआ है क्या, नहीं, 3/4। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 का मतलब है कि इसके 4 टुकड़े करें, ये 3 टुकड़े जो है ना ये तो पानी से ढके हुए हैं, और एक टुकड़ा जो चौथा टुकड़ा जो है वो 1/4 भाग है, इसके ऊपर भूमि है। तो ऐसा है क्या, या फिर कैसा है, 2/3, यानी कि इस पृथ्वी के 3 टुकड़े करें तो 3 टुकड़ों में आपका जो है वो 3 टुकड़े जिसपे क्या है पानी है, और बाकी एक टुकड़ा जो है वो क्या है, 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़ों के ऊपर जो है वो पानी और एक जो है वो स्थल है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 2/3 का मतलब क्या है, आप मान सकते हैं कि लगभग जो है 70% जो है वो 70% जो है वो पृथ्वी पर क्या है, जल है, ठीक है। और जो है 70 नहीं बल्कि क्या है 70% प्लस आप 2/3 की बात करें तो 71% जो है वो इसके ऊपर क्या है, 71% जो है वो पानी है, और 29% जो है वो क्या है, वो क्या है, स्थल है। स्थल कितना है, तो 29% है। हालांकि ये प्रश्न सामान्य है लेकिन पुस्तक में आया हुआ है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का, सभी जानने वालों का, सभी जो व्यूअर है हमारे, उनका सबका लेवल एक जैसा नहीं है। कोई निम्न जो है नॉलेज वाला भी है, जिन्होंने काफी समय पहले पढ़ी होंगी, या उनको उस समय ये किताबें नहीं लगती होंगी, ये चीजें पढ़ी होंगी, या फिर ये चीजें किसी ना किसी कारण से नहीं पता होंगी, तो फिर उनके लिए भी जरूरी हो जाता है। इसलिए हर सामान्य से सामान्य, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जितने प्रश्न बनते हैं उनको शामिल किया गया है। सूर्य का तीसरे सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। देखिए पहले मैंने आपको बताया था, आप एनसीईआरटी को पढ़े तो उसमें ये तरीका देखें कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। पहले पूछा था पृथ्वी का नंबर कौन सा है सूर्य से दूरी के अनुसार, तीसरा नंबर है। तो यहां पर पूछा है सूर्य से तीसरा सबसे जो नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। आपको बताया था पहले बुध है, उसके बाद में बृहस्पति छोड़ो फिर शुक्र है, फिर शनि छोड़ो रवि आता है। रवि तो सूर्य है तो रवि की जगह हम पृथ्वी को रख लेते हैं। पृथ्वी यानी रवि की जगह, तो सोमवार को छोड़ो आगे कौन आ जाता है, मंगल आ जाता है। फिर बुधवार को छोड़ो कौन आ जाता है, बृहस्पतिवार आ जाता है, बृहस्पति, ठीक है। फिर शुक्र को छोड़ो फिर कौन आ जाता है, शनि, फिर अरुण और वरुण आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रम रहेगा सूर्य से दूरी के अनुसार,
ना कि आकार के हिसाब से नहीं है, ये सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी सबसे निकट जो है, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह कौन सा है, बुध है, ठीक है। और सबसे निकट होने के कारण सबसे ज्यादा ये तापांतर भी इसमें सबसे ज्यादा है। तापांतर का मतलब रातें बर्फीली होती हैं, लगभग 650 डिग्री के आसपास माइनस में चला जाता है रात को, और दिन में जो है वो 600 डिग्री के आसपास जो है इसका तापमान बढ़ जाता है। तो ये कहने का मतलब क्या कि दैनिक तापांतर यानी दिन और रात के ताप में जो सबसे ज्यादा तापमान में अंतर आता है वो बुध ग्रह के आता है, ठीक है, मरकरी जिसको बोलते हैं। तो आपका सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह जो लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों, कौन सा चक्र है, वृत्तीय। वृत्तीय का मतलब क्या है, बिल्कुल गोल। आयताकार, आयताकार का मतलब ये हो गया इस तरह लगाते हैं, तो बिल्कुल भी ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। दीर्घ वृत्ताकार, तो दीर्घ वृत्ताकार का मतलब क्या है, यानी वृत्त है लेकिन वो दीर्घ है, दीर्घ वृत्ताकार में। तो आप जो है राइट आंसर आपका क्या होगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है वो लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है? ये बात भी उसमें दिया है। आप जब उत्तर दिशा में देखते हैं रात के समय, उत्तर दिशा में आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से आपको 7 तारों का समूह दिखाई देगा। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन मार्क है इस प्रकार का आपको उत्तर की दिशा, इस दिशा को उत्तर माने तो ये सेम टू सेम आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें 7 तारे जो है इस प्रकार से क्रम में है। इन तारों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सप्तऋषि। क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं, या स्मॉल बियर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल बियर कहते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। स्मॉल बियर किससे संबंधित है, ध्रुव तारे से। पोल स्टार जिसको हम कहते हैं, पोल स्टार या ध्रुव तारा, उससे संबंधित है ये सप्तऋषि या स्मॉल बियर, ठीक है। तो ये 7 तारों का एक समूह है, और ये जो है किस दिशा का ज्ञान करवाता है, तो यहां पर जो आपका वो आएगा उत्तर दिशा, आंसर है ना, ये उत्तर आएगा यहां पर, ठीक है। ये ट्रांसलेट में गड़बड़ होगी, तो उत्तर दिशा आपका ऑप्शन सही क्या होगा, उत्तर दिशा है। ये जिस दिशा में इस प्रकार का होगा, तो ये सबसे ऊपर उत्तर दिशा में ध्रुव की ओर, और ये जो है उसका सबसे लास्ट में पूछ की ओर जो है, ये इस प्रकार से 7 तारे क्रम में आपको मिलेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो वो होता है आपका उत्तर। 7 तारों का समूह क्या कहलाता है, स्मॉल बियर, सप्तऋषि। ए और बी दोनों में से कोई नहीं, और ए और बी दोनों तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। स्मॉल बियर और सप्तऋषि दोनों ही कहा जाता है, ए और बी दोनों, यानी कि 7 तारों का समूह जो होता है। सौर मंडल में क्या शामिल है, सौर मंडल में कौन शामिल है, सूर्य और उसका परिवार। तो उसमें सूर्य बिल्कुल शामिल है, सूर्य के साथ उपग्रह बिल्कुल शामिल हैं, उल्कापिंड भी शामिल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह और सूर्य, उल्कापिंड, जितने भी और दूसरी चीजें हैं वो सारी की सारी आपके सौर परिवार में शामिल है। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन आ जाता, यहां पर ऑप्शन आ जाता आकाश गंगा, ठीक है, यहां पर आकाश गंगा आ जाता, और आपका यहां पर क्या होता, इस ऑप्शन की जगह आपका ऑप्शन डी ही हो जाता, ठीक है। और यहां क्या होता, सौर मंडल में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, यह प्रश्न आता। सौर मंडल में कौन क्या शामिल नहीं है, सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड और आकाशगंगा। तो आप क्या करते, आपको बिल्कुल आकाशगंगा करना पड़ता, क्योंकि आकाशगंगा का ही एक पार्ट सौर मंडल है, यानी कि एक आकाशगंगा में अनेकों लाखों सौर मंडल हैं, ये कह सकते हैं। इसलिए आप जो है प्रश्न के टाइप को, जो एग्जामिनर का माइंड है उसको आप जो है आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एग्जामिनर किस किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये नहीं वाले जो प्रश्न आते हैं ये सबसे ज्यादा उलझाते हैं एग्जाम में। अगला, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सबसे नजदीक, तीसरी बार ये बता रहा हूं कि सबसे नजदीक कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न, सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है, केंद्र का मतलब सेंटर में, सेंटर में कौन है, तो सेंटर में हमारे सूर्य देवता हैं, जो आजकल कभी कभी दिखाई देते हैं, और उसके चारों ओर जो है वो अलग अलग रास्तों के ऊपर जो है वो बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और दूसरे जो उल्का जो क्या कहते हैं, जिनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं। तो सौर मंडल के सेंटर में कौन है, सौर मंडल के सेंटर में सूर्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है, पृथ्वी की, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो लगभग कितनी है, तो 2,84,000 किलोमीटर, 8,87,500 किलोमीटर, 3,84,400, 3,84,400 किलोमीटर जो आपका राइट आंसर होगा, 384,400 है ना, 384,400 आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये आंकड़ों वाले प्रश्न है, आंकड़े भी आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है,
लाखों तारों का समूह क्या सप्तऋषि कहलाता है? बोले जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सप्तऋषि तो केवल 7 तारों का समूह है जिससे उत्तरी ध्रुव का ज्ञान होता है। नक्षत्र मंडल और आकाश गंगा, तो नक्षत्र मंडल जो है उसके अंदर तो अनेक आकाश गंगाएं होती हैं, तो हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा, जिसमें लाखों तारे होते हैं और लाखों तारे मिलकर के एक ब्रह्मांड का, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? तो आकाश गंगा कहलाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग कितना समय लगता है? आपसे एक शब्द दे दिया लगभग। लगभग समय 5 मिनट, 7 मिनट, 4.5 मिनट और 8 मिनट। तो लगभग पूछा इसलिए 8 मिनट है, अन्यथा आपका क्या होता है? अगर एग्जैक्ट पूछे तो 8 मिनट और 20 सेकेंड जो है वो लगते हैं। 20 सेकेंड और ऊपर लगते हैं 8 मिनट से। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 मिनट और 20 सेकेंड। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? सबसे पहला प्रश्न आया था, दोबारा फिर आ गया। तो शुक्र जो है आकार प्रकार व्यवहार में पृथ्वी के समान है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो गति करती है सूर्य के चारों ओर, वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। तो इसका परिणाम क्या होता है? कि सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है, जबकि शुक्र जो है, शुक्र पर क्या होता है? शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा? प्रमुख अंतर जो है वो क्या है? शुक्र पर पश्चिम में सूर्योदय होता है। सूर्योदय जो होता है शुक्र पर वो पश्चिम दिशा में होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है या पृथ्वी के विपरीत होता है? तो वो शुक्र ग्रह पर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो परिक्रमण गति जो है वो पृथ्वी के जस्ट उलट है, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और ये शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये शुक्र है। दोनों में मेजर डिफरेंस है, लेकिन ये जो आकार में जो है वो एक जैसा है पृथ्वी के, इसलिए इसको जुड़वां ग्रह कहा जाता है। अगला, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल के बीच? बिल्कुल नहीं जी, पृथ्वी और मंगल के बीच होता तो पृथ्वी पर पता नहीं कितने जो है वो उल्का पिंड और कितने वो गिरते पृथ्वी के ऊपर, है ना। लेकिन पृथ्वी और मंगल के ऊपर नहीं है, बुध और मंगल के। तो बुध और मंगल के बीच में तो बहुत सारी दूरी है। बुध के बीच में, बुध के बाद में शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है और फिर जो है मंगल आता है। तो इनके बीच में होते तो फिर कहीं ना कहीं दुर्घटना संभावित थी। लेकिन मंगल और बृहस्पति ऐसे हैं, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन 2 ग्रहों की जो रास्ते हैं इनके बीच में, जैसे ये सूर्य है आपका, ठीक है, ये मान लेते हैं ये रास्ता किसका है? ये रास्ता है मंगल का। ठीक है, मंगल का रास्ता। और ये किसका रास्ता है? ये बृहस्पति का रास्ता है। तो इन बृहस्पति और मंगल जो मान लीजिए ये यहाँ पर बृहस्पति है, यहाँ पर मंगल है, ये चक्कर लगा रहे हैं, तो इनके बीच जो ये चीजें हैं, ये जो रास्ता है, इस रास्ते के अंदर, इस जो खाली जो रोड है, इस रोड के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बहुत सारे जो है क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और माना यह जाता है कि ये जुपिटर वैसे भी आकार में सबसे बड़ा है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है, और माना यह जाता है कि बृहस्पति कभी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था और इसके टुकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी कारण से टूटकर गिर गए और वो जो है इसके बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है। चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है? सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन भैया जिसको नहीं पता होता तो उसको नहीं पता होता। चंद्रमा पूरा किस दिन? अब पूर्णिमा और अमावस्या गड़बड़ हो जाती ना, तो पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा को आप ऐसे याद रखिए, पूर्णिमा पूर्ण चंद्र, ठीक है, पूर्ण से चंद्रमा पूर्ण, ठीक है। अमावस्या को फिर क्या है? दिखाई नहीं देता, अमावस्या को दिखाई नहीं देता। चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है? भाई देखो प्रश्न वही है, लेकिन इसमें पूछ लिया गायब हो जाता है। गायब होने का कोई छुपन छुपाई का खेल थोड़ी खेल रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। वो दिन होता है अमावस्या। अमावस्या के दिन जो है वो चंद्रमा गायब हो जाता है। दिन को क्या है? रात को नहीं दिखाई देता, है ना। दिन का मतलब क्या है? दिन का मतलब 24 घंटे है। खगोल शास्त्र में अगर बात करें दिन की, तो दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे। सूर्य क्या है? ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, तारा। तो ये पहली छठे क्लास के पहले पाठ की भूगोल की पहली लाइन है, सूर्य एक तारा है।
दूसरी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो ग्रह पहले कितने थे? पहले थे 9 -1। कौन सा? प्लूटो। कब? 2003 में। तो फिर कितने रह गए? 8। राइट आंसर आपका हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट प्लस 20 सेकेंड। ये आपका पहले आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, एकमात्र ही है और ये प्राकृतिक है। वैसे तो अभी जो हमारे ट्विटर वाले भाई साहब है, इन्होंने भी अभी कुछ जो है उपग्रह और छोड़े थे कुछ दिन पहले, आकाश में दिखाई दिए। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? एक ग्रह, उपग्रह। धूमकेतु पुच्छल तारा, तो चंद्रमा एक उपग्रह किसका है? पृथ्वी का उपग्रह है। सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन भाई पाठ में आया तो इसलिए बताना जरूरी हो जाता है। और इस प्रकार से हमारे प्रश्न जो है वो हो जाते हैं पूरे। आज के जो हमारे इस पाठ में जितने प्रश्न थे, जितने प्रश्न जो बनने की संभावना थी, 36 प्रश्न हमने बनाए हैं और ये 36 प्रश्न आपके सामने थे। कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इनमें से कितने सही कर सकते थे या कितने आपने सही किए हैं, कितने प्रश्न, तो आप अनुमानतः उसको भी कमेंट में करें। वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, जुड़े रहिए समर्पण परिवार के साथ।